उसने गेट के बाहर खड़े होकर एक पल घर का मुआयना किया। चारों तरफ जगमगाती लाइटिंग और पटाखों की आवाज़ अलग ही खूबसूरती की छटा बिखेर रही थी। अंदर से आती ढोलकी की आवाज़ और उस पर थिरकते हुए औरतों की हंसी ठिठोली और फिर मेहमानों का जमावड़ा, क्या कुछ नहीं था। सारिका ने सब देखा और एक लंबी आह भरी, जैसे किसी जंग के लिए खुद को तैयार कर रही हो। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर नहीं जाना है क्या? सीमा ने आते ही सवाल लगा। हाँ, बस चल ही रही हूँ, सारिका ने सर हिलाकर जवाब दिया। मन की उदासी चेहरे पर ना उभरे, इसलिए चेहरे पर गज भर की हंसी चिपका रखी थी। वैसे भी वो यही तो करती आई थी। अंदर का माहौल देखकर उसे हैरत नहीं हुई। उसकी सोच के मुताबिक बच्चे को सब घेरे खड़े थे। दादी आ आकर बलाए ले रही थी। घूम घूम के वो मिठाइयाँ बांटने के लिए डब्बे संभाल रही थी। आखिर खुशी की बात थी ही, मिसेज बंसल अब दादी बन चुकी थी। सास से एक ओहदा ऊपर बढ़ गई थी, तो खुशी तो लाजमी थी। वैसे भी लोगों को मूल से ज्यादा ब्याज से लगाव होता है। सारी का बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब किचन तुम संभालो। वैसे भी बेटी आ गई है तो माँ का किचन में क्या काम? मुझे किस बात की फिक्र? मिसेज बंसल अपने अंदाज में ही बल खाती चली गई। पीछे से सारिका ने फीकी स्माइल दी। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थी। खुश क्यों ना होती, वो भी तो बुआ बनी थी। लेकिन पिछले महीनों का रवैया आंखों में घूम गया था, जिसकी वजह से वो आने से कतरा रही थी और ना चाहते हुए भी मन में कड़वाहट घुल गई थी। लेकिन चाचा के फोन करने के बाद उसे यहाँ आना ही पड़ा। वैसे भी ये तो रस्में दुनिया है, अपना काम पड़े तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। फिर यहाँ तो फ्री की नौकरानी मिल रही थी। सारिका ने सारे गिले शिकवे की पोटली बांधी और अंधेरे कुएं में धकेल कर अपने काम में लग गई। आज बच्चे का नामकरण था, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। यहाँ गिने चुने लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि पार्टी बाद में करनी थी। इसलिए सभी कुल मिलाकर 20-25 मेहमान आए थे, जिनमें से कुछ अपने खानदान के और कुछ करीबी थे। भाभी, आपको पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है? अगर गर्म है तो और ठंडा कर दूं? सारिका ने सवाल किया। अरे सारिका, जच्चा है, सारा शरीर टूट जाता है। पानी ठंडा क्यों दे रही हो? पता है ना इस टाइम कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। खैर छोड़ो, ये दुख भी किस्मत वालों को मिलता है, तुम क्या समझोगी। ये पहला कटाक्ष था जो चाची ने उस पर किया था, और उन्होंने ये बात करके सारिका को मातृत्व का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। रहने दो भाभी, ये क्या जाने। माँ को ना ये सब पता होता है। माँ बनी होती तब न जानती कैसे क्या होता है। देख सारिका, पति आए तो खुद को अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। भाई, अकेला आदमी भी कोई आदमी है। मेरी रमा बेटी को देखो, शादी के साल भर के अंदर ही बच्चा हो गया। ससुराल वाले पूरे नाज उठाते हैं उसके, और इस बेचारी को देखो, शादी के 7 साल हो गए लेकिन अब भी गोद सूनी है। बुआ की बातों में चिंता कम और ताना ज्यादा नजर आ रहा था। सारिका का दिल किया कि वो चीख चीख कर कहे, क्या मैंने अपने मन से अपनी गोद सुनी रखी है? या मेरा बच्चा नहीं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन दिल के फफोले दिल में ही रह गए और होठों ने चुप्पी साध ली। उसने वहां चुप रहना ही बेहतर समझा। सारिका ने लगभग आधा काम खत्म कर लिया था। बाकी के काम के लिए उसने सोचा था वो किचन से निकलेगी ही नहीं। वो तो किचन से नहीं निकली, लेकिन आंसू शायद रास्ता भूल गए थे, जो आंखों से होते हुए गाल पर जा फिसले। पिछली बार जब चाची ने उसे घर पर बुलाया था, अपनी बहू को उसके पास नहीं आने दिया था। उनका मानना था कि ऐसी हालत में सारिका की परछाई भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। उनकी बहू दुनियावी रस्म निभाते हुए नमस्ते करके ऐसे गायब हुई थी, जैसे गधे के सर से सींग। यूं तो चाची ने सबको दावत पर बुलाया था, लेकिन सारिका को ताना देना उन्होंने अपना वहां भी अधिकार समझा था। इस बात से सारिका आहत हुई और सारे रास्ते रोते हुए गई थी, और पहली बार उसने भगवान से शिकायती लहजे में कहा था, आखिर क्यों भगवान? लेकिन अब वो भी कहाँ सुनने वाले थे। इसलिए आइंदा वहां ना जाने की कसम के साथ वो रवाना हो गई। फोन की बजती घंटी ने सारिका की सोचों के घेरे पर ब्रेक लगाते हुए उसे वर्तमान में पटका और अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित किया। कार्तिक की वीडियो कॉल थी। सारिका ने फोन उठाते ही नमस्ते किया। तभी उधर से पहला सवाल दनदनाते हुए आया, ये आंखें लाल क्यों हैं? जिसके जवाब में सारिका ने नींद का बहाना बना दिया। लेकिन कार्तिक भी जानता था ये आंखें नींद की वजह से लाल हैं या रोने की वजह से। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसने अभी और कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए वो इधर उधर की बातें बनाकर सारिका को हंसाने की कोशिश में लग गया, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। आखिर में सारिका ने काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया, और अब उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। हॉबी क्यों ना, कार्तिक उसे इतना प्यार जो करता था। अरे क्या हुआ, खाना तैयार हुआ या नहीं? चाची ने किचन में झांकते हुए पूछा। हाँ चाची, हो गया सब। सारिका ने भी किचन का मुआयना करते हुए कहा। आप सबको बुला लो, तब तक मैं घर से हो आऊं, सारिका ने कहा।
अरे कहाँ जा रही हो? सबको खाना कौन खिलाएगा? चाची ने हाथ पकड़ते हुए कहा। पहले जच्चा को खाना निकाल दो, फिर कोई खाएगा। चाची ने हुक्म दिया। अच्छा ठीक है चाची, निकाल रही हूँ। आप रुको एक मिनट, सारिका ने खाने की तरफ मुड़ते हुए कहा। अरे नहीं सारिका, तुम रहने दो, चाची ने सारिका को हटाते हुए कहा। मीना तुम निकाल दो खाना, तुमको पता है ना जच्चा का खाना कैसे निकालना है। ध्यान से निकालना। सारिका अब तुम निकल जाओ किचन से, चाची ने एक अदा से हाथ नचाकर कहा, जिस पर काबू रखते हुए भी दो कतरे सारिका की आंखों से फिसल ही गए। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि चाची ने उसे किचन से क्यों निकाला है। मैंने खाना बनाया तब छूत नहीं लगी खाने में। खुद में बड़बड़ाते हुए वो किचन से निकल आई, लेकिन आंखों में आंसुओं की लड़ी सी लग गई, जिसे उसने जैसे तैसे छुपाया और जाकर एक कोने में बैठ गई। ऐसा ये गम ही नहीं कोई पहचान ले, ऐसा वो कौन है जो दुख मेरा जान ले। ये कहते हुए सारिका ने आंखें मूंद ली और अपने अतीत में खो गई। सारिका छत पर बैठी अतीत को याद करने लगी और 7 साल पीछे पहुंच गई। पापा ने एक फोटो उसके सामने रखी और दूसरी फोटो हाथ में रखी और बोले, देखकर बताओ कौन सा अच्छा है। सारिका ने शर्माते हुए कहा, जो आपको अच्छा लगे, और आपसी सहमति से कार्तिक को पसंद किया गया। सारिका ने भी सबकी रजामंदी पर मोहर लगा दी। हालांकि सारिका की मम्मी ने कार्तिक की मां न होने पर ऐतराज जताया। आखिर मां थी इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। सारिका के पिताजी ने घर में सबकी राय ली और सारिका की मम्मी की बातों पर गौर किया। सबने एक राय में बोला, जिसकी मां नहीं होती उसकी शादी नहीं होती क्या। सारिका के पापा ने सारिका को सलाह दी कि वो कार्तिक से बात करे और उसके मन मिजाज को जान ले। आखिर जिंदगी तो दोनों को ही बितानी है। सारिका ने उनकी बात मानकर कार्तिक से बात की। क्योंकि कार्तिक विदेश में नौकरी करता था इसलिए मिलना मुमकिन नहीं था, तो फोन ही एकमात्र सहारा था। धीरे धीरे बात करते हुए सारिका और कार्तिक ने अपने दिल की अदला बदली भी कर ली। फिर इंतजार का दौर चला। कार्तिक किसी भी हालत में सारिका को अपना बना लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने वतन आने के लिए पर खोले। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात किसी भी पल आने वाली होगी। ये सारिका के पापा थे जो सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे। वो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। हर बाप की तरह वो भी सारे अरमान पूरे करना चाहते थे, इसलिए खुद जाकर सारी तैयारियों को देख रहे थे। इधर कार्तिक के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसे लग रहा था कब वो पहुंचे और सारिका को ले आए। हाल तो सारिका का भी कुछ ऐसा ही था। वो सजी धजी दुल्हन के लिबास में सचमुच किसी अप्सरा सी लग रही थी। आखिरकार सबका इंतजार खत्म हुआ और पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर सारिका कार्तिक की जीवन संगनी बन गई। कार्तिक की नजरें सिर्फ सारिका को निहार रही थी, जिसे सारिका ने भी महसूस किया था। सारिका सबको रुलाकर बाबुल की चौखट छोड़कर कार्तिक की हमसफर बन गई थी और आंखों में सपने सजाए वो पिया के घर चली आई। कार्तिक उसका बहुत ख्याल रखता था। घर में उसको सास की थोड़ी कमी जरूर खलती थी, लेकिन कार्तिक ने उसे बखूबी पूरा कर रखा था। कुल मिलाकर कार्तिक एक अच्छा पति साबित हुआ। देखते ही देखते शादी के 2 महीने बीत गए। कार्तिक और सारिका एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। कुछ दिनों से सारिका की तबीयत बहुत खराब थी। उसे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से कार्तिक थोड़ा परेशान रहता था, लेकिन सारिका उसे समझा देती थी। आखिर वो वक्त भी आया जब कार्तिक के जाने का वक्त हो गया। कार्तिक जाना नहीं चाहता था और सारिका को ऐसी हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। कार्तिक और सारिका की सारी रात आंखों में भी थी। दोनों नहीं चाहते थे इस रात की सुबह हो, बस वक्त यहीं थम जाए। लेकिन वक्त था कि हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। कार्तिक सारिका को ढेरों हिदायतें और बातें समझा रहा था। सारिका की तबीयत खराब देखकर पहले तो सबको लगा कोई खुशखबरी है, लेकिन सारिका ने ये बात सिरे से खारिज कर दी। अपने शुरुआती दिनों में कार्तिक और सारिका ने तय किया, हम पहले खुद इतना सशक्त बनेंगे ताकि ये जिम्मेदारी उठा सकें। आजकल के परिवेश में बच्चों को अच्छी परवरिश देना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, इसलिए दोनों ने तय किया हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। खैर कार्तिक जाने के लिए भारी मन से तैयार हुआ, लेकिन सारिका को देखकर उसका दिल टूट सा रहा था। ये बात सारिका भी समझती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली ताकि कार्तिक कमजोर न पड़े। कार्तिक ने सारिका के माथे पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना, सबसे मिलकर रहना। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। सारिका बस उसे खुद से दूर होते हुए तकती रही। एक रोटी की खातिर कितने मजबूर हो गए। क्या देश, क्या घर बार, सबसे दूर हो गए। कार्तिक के जाने के बाद उसका कई दिनों तक मन नहीं लगा। घर जैसे काटने को दौड़ता था। कार्तिक का भी कुछ यही हाल था, लेकिन वो अपने दिल को समझाकर सारिका को कहता, बस कुछ दिन की बात है, ये दिन भी यूं ही निकल जाएंगे। कार्तिक और सारिका ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी परिवार को जोड़े रखने में। लेकिन कार्तिक के जाने के कुछ दिन के बाद से सबने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे।
सारिका पर पहला कटाक्ष उसकी चाची सास ने यह कहते हुए किया कि उनके खानदान में अभी तक कोई बहू ऐसी नहीं है जिसका इतना समय लगा हो बच्चा होने में। उनका ये जुमला सारिका को नागवार गुजरा था। ना चाहते हुए भी वो चुप रही, क्योंकि जाने अनजाने में वो उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही थी। अब वो सबसे थोड़ी ना कहती कि हमने अभी बच्चा नहीं करने का सोचा है, तो उसने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने अपनी जेठानी के बच्चे को गोद में उठाया, तो उसकी बड़ी जेठानी ने यह कहते हुए बच्चा उसकी गोद से ले लिया कि बच्चे खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद का पैदा करो। ये सुनकर सारिका को ऐसे लगा जैसे उसने बच्चे को उठाकर कोई जुर्म कर दिया है। उस दिन और आज के दिन तक उसने किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाया। उसके दिल में डर बैठ गया था कहीं कोई उसकी गोद से अपना बच्चा ना छीन ले। पहले तो ये बातें उसने कार्तिक से छुपा कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके तानों में होता इजाफा कार्तिक के कानों से भी जा टकराया। अब तो हर बात में उसे बांझ का ताना मिलने लगा था, जिसे याद करके एक सर्द लहर उसके दिल पर बीती थी। तभी सीमा ने उसके पास आकर उसकी सोचों पर ब्रेक लगाया। दीदी चलो, सबको खाना खिलाओ, बुला रही हैं चाची। सारिका भारी मन से नीचे आई। दिल का जख्म फिर से ताज़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने सारे फंक्शन में अच्छे से भाग लिया और मन की पीड़ा को कुछ देर के लिए दिल में दफन कर दिया। उसने सबको अच्छे से खाना खिलाया और सारे काम खत्म किए और करीब रात के 11:30 बजे अपने घर जाने को तैयार हुई। तभी मिसेज बंसल ने उसे मिठाई का डब्बा थमाते हुए कहा, सारिका ध्यान रखना, इस बार ऐसा हो कि ये मिठाई का डब्बा मुझे वापस मिले। उन्होंने इस अदा से कहा जैसे सारिका जानबूझकर मां नहीं बन रही है। जाते जाते भी उसकी आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। सारिका झलकती आंखों के साथ बिस्तर पर आई। ऐसा कोई पहली बार नहीं था। वो अक्सर रात करवट बदलते और रोते गुजारती थी। वो अभी सोचों में गुम ही थी कि उसके फोन पर कार्तिक का नंबर चमका। वो जानती थी कार्तिक उससे क्या पूछने वाला है, जिसके लिए वो खुद को तैयार करने लगी। उसने फोन को उठाया और नमस्ते किया। कार्तिक ने नमस्ते का जवाब दिया और सारिका को खोजती नजरों से देखने लगा और सारिका नजरें बचाने की कोशिश करने लगी। सारिका का ऐसा बुझा बुझा चेहरा देखकर कार्तिक के दिल के 100 टुकड़े हुए। उसने भारी मन से बोलना शुरू किया, तुम वहां क्यों गई थी? कार्तिक ने पहला सवाल दागा। सारिका खामोश थी और कार्तिक जवाब के इंतजार में था। फिर सारिका ने खुद को समेटा और धीरे से मिमियाते हुए बोली, जान चाचा ने कॉल किया इसलिए जाना पड़ा, नहीं जाती तो वो बुरा मान जाते। सारिका ने बहलाने की कोशिश की। कार्तिक ये बात जानता था। उसने बस इतना कहा, मेरी बीवी की कोई बेइज्जती करे या उसकी आंखों में किसी ने आंसू लाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक दबे गुस्से में बोला, क्योंकि उसे पता था वहां क्या हुआ होगा। वो बात दोहराकर सारिका को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए नपे तुले लहजे में बोलने की कोशिश की। सारिका कार्तिक को देखकर मुस्कुराई। उसे कार्तिक पर टूटकर प्यार आया, जैसे रेगिस्तान में उसकी बंजर जमीन पर हरियाली आ गई हो और उसका अंग अंग खिल गया हो। वो अपना सारा गम भूल गई। यूं ही कार्तिक ऐसे ही तो करता था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही तो होता है। जिंदगी की राह में एक थके तो दूसरा उसे हौसला देता है। यहाँ भी ऐसे ही था। जब वो थककर हारने लगती तो कार्तिक उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने नींद का बहाना बनाकर फोन रख दिया। लेकिन उसको नींद कहाँ आने वाली थी। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर अपने अतीत में कुछ टटोलने लगी, जहाँ से उसे खाली हाथ लौटना था। हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना। एक तुम्हारी बीवी ही सिर्फ सच्ची और सती सावित्री है, उसकी जेठानी हाथ नचाते हुए बोली। सारिका खामोश खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। शादी को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी औलाद नहीं है। समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोग भी तो हमसे पूछ रहे हैं ना। इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। कार्तिक के वतन लौटने के बाद सारिका और कार्तिक की उनके बड़े भाई के पास पेशी हुई थी, जहां कार्तिक के बड़े भाई ने उसे दूसरी शादी करने का फैसला सुनाया था और दुनिया भर का ज्ञान दिया था। ये सब सुनकर कार्तिक गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर भी उसने बड़े भाई का लिहाज करते हुए अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, भगवान हमें जैसे भी रखे, औलाद दे या ना दे, मैं सारिका को तलाक नहीं दूंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा। वो दो टूक कहता हुआ सारिका को वहां से लेकर निकल गया। हालांकि सारिका ने कार्तिक को समझाने की कोशिश की थी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये सारिका को पता था उसने कितनी बार टूटकर और कितनी हिम्मत से ये अल्फाज निकाले थे। कार्तिक ने सारिका से सवाल किया, ठीक है मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम इसकी गारंटी देती हो कि उससे मेरी औलाद होगी? अगर उससे भी मेरी औलाद नहीं हुई तो तुम और कितनी शादियां कराओगी? कार्तिक ने लगभग गुस्से में बोला और सारिका के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कार्तिक अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ। सारिका कार्तिक को अपना जीवन साथी पाकर अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी।
सच में वो बहुत खुशकिस्मत थी जो भगवान ने उसको अपने मुकुट से नायाब हीरा निकालकर सारिका का नसीब बना दिया था। लेकिन दुनिया की रस्में निभाने के लिए उनको दुनिया के साथ चलना ही था। कार्तिक जब आता सारिका के साथ बहुत हंसी खुशी रहता और ये देखकर सबके सीने पर सांप लौटते थे। सब एक जुबान में बोलते, बताओ बांझ पर इतना लाड लुटा रहा है, अभी जवानी है ना, समझ नहीं आ रहा, बुढ़ापे में समझ आएगा। अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे तो लगता है कुछ करा कर खिला दिया इस कलमुई ने, तभी पति इतना लट्टू है। कुछ ऐसे ही अल्फाज सारिका के कानों से टकराते, लेकिन कार्तिक के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता था, पीठ पीछे सब बातें बनाती रहती। ये बात कार्तिक भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो सबको और चलाने के लिए सारिका के लाड उठाता था। इन सब के बीच कार्तिक का फिर से जाने का वक्त आ गया। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। वक्त जैसे पंख लेकर उड़ गया था। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन भारी मन से फिर उसने सारिका से विदा ली। और सारिका यहाँ फिर अकेले रह गई। वो जा रहे हैं मेरे पहलू से ऐसे, साथ उनके जान जा रही हो जैसे। रोक लूं उन्हें दिल की ये फरमाइश है, लेकिन हालातों ने कहा अजब सी ये ख्वाहिश है। उसने पहली बार उम्मीद लगाई थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। इधर कार्तिक के पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी। सारिका पूरे दिल से उनके और घर वालों की सेवा करती थी, लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कई बार उसका हौसला जवाब दे देता, लेकिन वो ससुर और अपने पति की खातिर फिर से खुद को समेट लेती। औरत की यही तो कहानी है, टूटना बिखरना उसके व्यक्तित्व की पहचान है। ससुर सारिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसका मान सारिका ने भी बखूबी रखा था। पूरे घर में एक वही थे जिन्हें सारिका की फिक्र रहती थी। सारिका उनके पास जाकर ढेरों बातें करती और अपना मन हल्का कर लेती। हालांकि मिस्टर अभिनव अपने अनुभव और जेठानियों की चालबाजियों के बारे में बताते, लेकिन सारिका बस हंसकर टाल जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो समझती नहीं थी, बस वो मन में कोई खटास नहीं लाना चाहती थी। आखिर उसका वहां दिल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा मायके का चक्कर लगाऊं। कार्तिक को बस यही तो चाहिए था कि कैसे वो मायके जाने के लिए राजी हो जाए। क्योंकि कार्तिक अपने घर वालों के बारे में जानता था, इसलिए वो सारिका को मायके जाने को कह रहा था। लेकिन हर बार सारिका ससुर की तबीयत का बहाना बना देती और कार्तिक भी चुप हो जाता। वैसे भी जब कार्तिक ने अपने भाई की बात नहीं मानी तो उन्होंने किनारा कर लिया। उन्हें बहुत धक्का लगा था कार्तिक ने उनकी बात क्यों टाली। इसलिए उन्होंने घर में और दिल में दीवार खड़ी कर ली, जिसका कार्तिक को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने सारिका को जाहिर नहीं होने दिया। सारिका को मायके आए हुए एक महीना हुआ था, लेकिन कार्तिक नहीं चाहता था वो घर पर जाए, इसलिए उसने बहाना बना रखा था कि मैं आने वाला हूँ, दोनों साथ चलेंगे। इसलिए सारिका भी रुकी हुई थी, लेकिन उसका दिल अपने ससुर की तबीयत के लिए परेशान था। तभी एक खबर आई जिससे सारिका को बहुत धक्का लगा। सारिका के ससुर बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती थे और वो लगातार सारिका से मिलने को कह रहे थे। सारिका ने जब सुना, वो झट से ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। वो अभी रास्ते में ही थी कि उसके ससुर का स्वर्गवास हो गया। आखिरी समय में वो वहां नहीं थी और वो क्या कहते, ये राज उनके साथ ही चला गया था, जो कहने के लिए वो उससे मिलने के ख्वाहिशमंद थे। और ये बात रह रहकर सारिका को कुचोट रही थी। मिस्टर अभिनव के बाद सारे रिश्ते और मोह का बंधन टूट गया था। अब सारिका का वहां रहना जैसे ना को चने चबाना था। अब उसकी जेठानियां उसके सामने अपने बच्चे को नहीं आने देती, ना ही उसके हाथ से कुछ खाने देती। ये सब देखकर उसका दिल बहुत दुखता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते थे। अब ताने के तौर पर उसे रोज सुनने को मिलता, अगर बच्चा होना होता तो कैसे भी हो जाता। अरे बहन, पिछले जन्म का पाप है जो इस जन्म में भी मिल रहा है। पता नहीं कब बांझ का मुंह देखना छूटेगा, दिन रात हमारी छाती पर बैठी रहती है। बताओ हमारी भी बहुएं आने वाली हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर। उसे रोज ही ऐसे सुनने को मिलता था जब उसकी जेठानियां मोहल्ले की औरतों के साथ पंचायत लगाकर बैठा करती थी। अब सारिका को इसकी आदत सी हो गई थी, लेकिन दिल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसी बातें सुनकर दिल जख्मी हो ही जाता था। अब वो कार्तिक को अपने वतन आने के लिए जिद करने लगी। कार्तिक भी सब समझता था, इसलिए वो भी आने की कोशिश करने लगा। कार्तिक के आने से पहले उसने सारा चेकअप कराया, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं निकली। ये बात सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाई, जैसे उसे जीने का मकसद मिल गया हो। डॉक्टर ने उसे समझाया, पति पत्नी को कम से कम 3 महीने साथ रहना जरूरी है, उसके बाद हम जान पाएंगे दिक्कत कहाँ आ रही है। उसने कार्तिक को बताया तो वो भी घर आने के लिए कोशिश करने लगा। वो भी जल्द से जल्द सारिका के पास आ जाना चाहता था। कार्तिक अपने वतन लौट आया था और इस बार दोनों ने एहतियातन डॉक्टर को भी दिखाया। इस बार उन दोनों को पूरी उम्मीद थी कि कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तभी कार्तिक के भाई का रिश्ता तय हुआ और उन दोनों को वहां जाने के लिए रवाना होना पड़ा। हालांकि सारिका जाने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कार्तिक का मुंह देखकर जाने के लिए तैयार हुई। यूं भी जब मिस्टर अभिनव की तबीयत बिगड़ी थी, वो सारिका से कहा करते थे कि उन्होंने सबकी शादी कर दी
पता नहीं वो जिंदा रहें या ना रहें, उनके छोटे बेटे की भी शादी करके उसका घर बसा दें। वही बातें सारिका याद करके बेमन जाने के लिए तैयार हुई। वहां ससुराल में कार्तिक को देखते ही बड़े भैया लोगों ने अपने हाथ झटक लिए और सारे पैसे कार्तिक को ही लगाने थे। कार्तिक थोड़ा परेशान हुआ कि उसने कभी शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, वो कैसे सब करेगा। कार्तिक ने दूसरी शादी से मना कर दिया था, इसलिए बड़े भाई उससे खफा खफा रहते थे और उन्होंने सारे कामों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। ये बात कार्तिक बखूबी समझता था। उसको थोड़ा दुख हुआ, फिर उसे अपने पापा की कही बात याद आ गई, इसलिए अपना फर्ज समझकर अपने छोटे भाई की शादी करने का बीड़ा उठाया। इधर सारिका की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। काम के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर में इतना सारा काम फैला हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे क्या करे। अरे सारिका, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? कार्तिक ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं जान, चक्कर से आ रहे हैं, थकावट सी लग रही है, अजीब सा जी हो रहा है, सारिका ने बताया। काम के चक्कर में तो बिल्कुल खाना पीना ही त्याग दिया है। जब जानती हो कि घर में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, तो खुद को ध्यान रखना चाहिए ना। मैं कहाँ कहाँ देखूंगा? कार्तिक थोड़ा झुंझलाते हुए, थोड़ा परेशान होते हुए बोला। जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, उसने समझाया। हाँ, हमारी तो आंखें ही नहीं है, हमें कहाँ दिखता है, कार्तिक ने तंज कसते हुए कहा। कार्तिक को ऐसे देखकर सारिका को उस पर टूटकर प्यार आया। सारिका को कुछ भी हो जाए तो कार्तिक ऐसे ही परेशान हो जाता था। कुछ नोक झोंक और कुछ रस्साकशी में देवर की शादी जैसे तैसे बीत गई। तब कार्तिक और सारिका ने चैन की सांस ली। एक दिन कार्तिक और सारिका कमरे में बैठे हुए थे, तभी कार्तिक की बहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अपनी बहन को दरवाजे पर देखते ही कार्तिक ने कहा, दीदी आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? कार्तिक की बहन ने कहा, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। कार्तिक ने कहा, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? कार्तिक ने कुछ परेशान होते हुए पूछा। उसे लगा कि कोई परेशानी की बात होगी। बहन भाई का प्यार होता भी ऐसा ही है, बहन को जरा सा भी परेशानी में देखकर भाई परेशान हो ही जाता है। कार्तिक की बहन ने बोलना शुरू किया। मेरे ससुराल के पास एक माता रहती हैं, वो बहुत पहुंची हुई हैं, उनके पास दूर दूर से लोग दिखाने आते हैं। और एक ओझा भी है। एक काम करो, तुम दोनों वहां दिखाओ, आखिर हमारा भी तो दिल करता है हम भी बुआ बने। घर भर में नजर दौड़ा लो, सबकी औलाद हो गई है, एक तुम लोग ही ऐसे हो। वो परेशान होते हुए बोली। कार्तिक की बहन की ये बात सुनकर कार्तिक और सारिका एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है दीदी, आप पता बता देना, मैं जाकर उन्हें दिखाऊंगा। कार्तिक बस इतना ही बोल पाया। रात को कमरे में, क्या हुआ जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? कार्तिक को चुपचाप देखकर सारिका ने सवाल किया। मैं कल तुमको दीदी के बताए पते पर ले चलूंगा, वरना उनको बुरा लगेगा और तुम भी मुझे सुनाओगी। इतना कहकर वो चुप हो गया। कार्तिक को ऐसे चुप देखकर उसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो भी लाइट बंद करके लेट गई। अगली सुबह, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दीदी के यहाँ चल रहे हैं, कार्तिक कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। सारिका तैयार होने के लिए उठी और अलमारी से कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, कार्तिक उसके पास खड़ा था। उसको अचानक देखकर वो चौंकी, लेकिन कार्तिक का गंभीर चेहरा देखकर बोली, जान कोई बात है क्या? कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कार्तिक ने सपाट शब्दों में कहा और उसे सोफे पर बैठाया। सारिका ने एक नज़र कार्तिक के चेहरे की तरफ देखा। वहां उसे परेशानी और चिंता के मिले जुले भाव दिखे, जैसे वो कुछ बोलने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। सारिका, मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमको वहां नहीं ले गया तो दीदी को बहुत बुरा लगेगा। तुम तो जानती हो, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद बहनों ने ही माँ बाप का प्यार दिया है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। वहां जाने के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम मेरे लिए हमेशा अनमोल हो। कार्तिक परेशान होते हुए बोला और आंखों से दो कतरे फिसल गए, जिनको छुपाने की कार्तिक ने नाकाम कोशिश की। कार्तिक को इस तरह देखकर सारिका के दिल के 100 टुकड़े हुए। अभी कार्तिक उससे जान भी मांगता तो वो उसको हंसते हंसते दे देती। जान, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे हो, मैं आपके प्यार पर कभी शक नहीं कर सकती। आप पर शक करना जैसे भगवान पर शक करना। अगर दीदी को सही लगता है तो हम वहां जरूर जाएंगे। क्या पता जान, भगवान ने हमारी किस्मत वही लिखी हो, उसने कार्तिक को गले लगाते हुए कहा। कार्तिक पहले सारिका को ओझा के पास लेकर गया, उन्होंने दवा दी और कुछ बातें बताई। उसके बाद वो चले आए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा रोता दिखा। उन्होंने गाड़ी रोककर देखा तो एक औरत अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही थी। वहीं पास में बैठा बच्चा रो रहा था। मालूम करने पर पता चला कि पति खाता पीता है और वो बच्चे के दूध के पैसे की भी दारू पी गया था। नशा भी कैसी चीज है जो इंसान को अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। बच्चे को ऐसे रोता देख कार्तिक का दिल बुरी तरह दुखा। उसने जेब से पैसे निकाले और महिला के हाथ में थमा दिए और कहा, बहन जाओ, इसके लिए दूध ले आओ और अपने घर के लिए भी कुछ खाने पीने का सामान।
उसके पति को भी हिदायत दी कि आइंदा वो ना पिए। तभी बगल में से किसी आदमी ने कानाफूसी की। अपनी औलाद तो है नहीं, आए बड़े दूसरे का दर्द समझने वाले। भाई पैसे वाले हैं, पैसों की कोई कमी थोड़ी ही ना है। अब दिखावा करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे ही। दूसरे आदमी ने तंज किया, भगवान का खेल भी अजीब है। जो औलाद की कदर करते हैं उनकी गोद सूनी रखी है, जिसे उनकी कदर नहीं उसे औलाद दे रखी है। सारिका ने सोचा, तभी कार्तिक उसके पास आया और उसकी सोचों का सिलसिला टूटा और दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन कार्तिक की बहन के कहे मुताबिक दोनों माता जी के दरबार में हाजिर थे। वहां देखा, एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। दोनों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और वहां बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और सारिका को पास से जमीन की मिट्टी उठाकर उसके हाथ में रखी और कहा, खाओ। ये सुनकर सारिका कार्तिक का चेहरा ताकने लगी। कार्तिक बस बेबस सा वहां बैठा था। दोनों अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन औलाद की चाहत ने उन्हें कहां से कहां ला दिया था। इतने में सारिका के आंखों से आंसू फिसलने लगे। ना चाहते हुए भी उसने दिल कड़ा किया और अंधविश्वास का शिकार हो गई। सारिका, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। कार्तिक ने गंभीर स्वर में कहा। अरे नहीं जान, इसमें आपकी क्या गलती है? शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। वो क्या समझेगा पीर पराई, जिसकी ना जग में हुई हंसाई। वक्त की पड़ गई ऐसी मार, दिल हो गया लहूलुहान। बहुत दिनों से सारिका की दादी उसे मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन देवर की शादी की वजह से वो अपने ददीहाल नहीं जा पा रही थी। अब जब सब चीज संपन्न हो गई तो उसने दादी के यहाँ जाने का फैसला किया। कार्तिक उसे लेकर उसकी दादी के यहाँ चला गया। वहां पहुंचकर भी उनकी हालत कुछ दूसरी नहीं हुई। वहां भी लोग तरस की निगाहों से देखते तो कुछ लोग सलाह देते कि अब आए हो तो यहाँ दिखा लो, वहां दिखा लो, ये डॉक्टर अच्छा है। कार्तिक और सारिका बस चुपचाप सुनकर रह जाते थे। वो क्या ही कर सकते थे और किसको क्या समझा सकते थे। बाबू, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। एक बार तुम संग्रामपुर चले जाओ, वहाँ अच्छे ओझा हैं। चाचा तुमको लेकर चले जाएंगे। मेरी बात मानो, एक बार वहाँ पर चले जाओ कि वो क्या कहते हैं। कितने लोगों ने दिखाया है और सबको वो सब चीज़ें बता देते हैं। रात को दादी ने कार्तिक और सारिका से सिफारिश करते हुए कहा, लोगों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। क्यों, भगवान है क्या? सारिका ने मन में सोचा, लेकिन उसके मन की बातें मन में ही रह गई। सारिका और कार्तिक ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और फिर दोनों दादी की तरफ देखने लगे। दादी इतनी आशा से कह रही थी कि उनको निराश करना दोनों को ठीक नहीं लगा। इसलिए दोनों ने कहा, ठीक है, हम लोग कल सुबह चले जाएंगे। सुबह, जनवरी की कपा देने वाली ठंड में 70 किलोमीटर दूर जाना, वो भी बाइक पर, कोई बच्चों का खेल नहीं था। फिर भी कार्तिक और सारिका तैयार हुए और अपने चाचा चाची के साथ वो सफर पर चल दिए। सारिका का दिल बार बार भरा रहा था कि एक औलाद के लिए वो किस तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं। और भगवान को भी बोलने लगी कि क्या उनको दिखता नहीं है, जिसे औलाद नहीं चाहिए उसको देते रहते हैं और वो उसकी कदर नहीं करते हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। पास का इंसान पास ही नजर नहीं आ रहा था। उन्हें रास्ता भी दिख नहीं रहा था। कार्तिक धीरे धीरे बाइक चला रहा था। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कोहरा इतना ज्यादा था, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो संग्रामपुर पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही वो लोग ओझा की दुकान पर पहुंचे। वहां पर लोगों की पहले से ही भीड़ थी। फिर भी चाचा की पहुंच होने की वजह से उनका नंबर जल्दी आ गया और वो सारिका को दिखाने लगे। उन्होंने सारिका को देखा, कुछ मंत्र पढ़े और तावीज दिया और कहा कि इसकी कोक बांधी हुई है। ये सब सुनकर चाचा चाची घबरा गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी इसकी काट क्या है? उन्होंने कहा कि इसकी काट के लिए 3 महीने तक हर हफ्ते मेरे पास आना होगा। उसके बाद ही मैं कुछ दवाई लिख कर दूंगा। कार्तिक ने कहा कि 3 महीने? मैं कुछ दिनों में वापस जाने वाला हूँ, मेरे पास 3 महीने का वक्त नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी जगह बताई और बोला कि वहाँ आप जाओ, वहाँ पर किसी की मज़ार है, वहाँ पर ज़ियारत करके आओ। कार्तिक उठा और सारिका को वहाँ ले जाने लगा। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन सारिका के चाचा और चाची के आग्रह पर वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ 5-10 मिनट के बाद वो उस जगह पर पहुंचे थे। मज़ार के नाम पर वहाँ मिट्टी का ऊंचा ढेर बना हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। चाची उसको लेकर वहाँ पर गई। उन्होंने सर झुकाने को कहा। सारिका यहाँ भी फपक कर रोड देने वाली थी। ये किसकी मज़ार है, कैसे वो ये करेगी? वहाँ भी सर झुकाकर ओझा के दिए मंत्रों को पढ़ना था। सारिका सोचने लगी कि भगवान उसकी कैसी परीक्षा ले रहा है। ये कैसा अंधविश्वास है जिसका वो हिस्सा बनने जा रही थी। ये सोचकर सारिका की आंखों से आंसू फिसल कर उसके गालों को चूम रहे थे। कार्तिक दूर से ही बेबस खड़ा ये सब देख रहा था। जगह थोड़ी सुनसान थी, अकेले जाने में डर लग रहा था। फिर भी वो वहां पर बैठकर मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई। सारिका को ऐसे बदहवास हालत में देखकर कार्तिक के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने सारिका का हाथ पकड़ा और वहां से खींच लाया और कहा, औलाद हो या ना हो, बस अब बहुत हुआ। मैं अब तुमको और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगा।
चलो मेरे साथ। ये कहता हुआ कार्तिक वहां से उसको ले आया। जान, आप क्या कर रहे हैं? रुकिए तो, मेरी बात सुनिए। इतनी दूर हम आए हैं तो क्या होगा? कर लेते हैं ना, ये भी करके देख लेते हैं। लगातार सारिका उससे मिन्नतें कर रही थी। सारिका, मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैं तुमको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे लिए तुम काफी हो। ये कहते हुए कार्तिक ने सारिका को बाहों में भर लिया और उसका गला रुंध गया। कार्तिक को ऐसे देखकर सारिका ने भी चुप्पी साध ली। घर आने के बाद सारिका को थोड़ी थकान सी हो रही थी और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए अपनी चाची से मेडिसिन के लिए बोला। तभी उन्होंने बोला कि तुम्हारा पीरियड कब आया है। तब सारिका को ध्यान आया कि उसके तो पीरियड मिस हुए 1 हफ्ता से ऊपर हो गया था। तब उन्होंने कोई किट लाकर उसके हाथों में थमाई, जिससे प्रेगनेंसी चेक करते हैं। सारिका को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन चाची के बताए तरीके से उसने चेक किया तो पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर कार्तिक और सारिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दिल में हजारों सपने सजाए अपने घर आने के लिए तैयार हुए। सारिका के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बार बार हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती। हर बार उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। ये आंसू भी अजीब चीज हैं, दुख में भी छलकते हैं और खुशी में भी छलकते हैं। कार्तिक बहुत खुश था। वो सारिका का खूब ख्याल रखता था। कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका हमेशा ध्यान रखता। उसको चाची और दादी ने बताया कि 6 हफ्ते के बाद बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर उससे सलाह लेने के लिए कार्तिक और सारिका बच्चे की हार्ट बीट सुनने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उनसे इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। वो एक-एक दिन बड़ी बेचैनी से गिनते थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती। उनकी खुशियों को भी किसी की नज़र लग गई। एक रोज़ सुबह सारिका के पेट में दर्द उठने लगा। हालाँकि दर्द रह रहकर थोड़े दिन पहले से ही हो रहा था। लेकिन उसने ये सोचकर टाल दिया कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। लेकिन उस दिन दर्द असहनीय था। और ये क्या? सारिका ने नीचे देखा। लगातार उसको ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा कि उसके बर्दाश्त से वो बाहर था। वो बेड पर इधर-उधर ऐसे तड़पती जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। वैसे ही वो दर्द से तड़प रही थी। सारिका को इस हालत में देखकर कार्तिक के हाथ-पाँव फूल गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आनन-फानन में वो उसको हॉस्पिटल में लेकर गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने कार्तिक और सारिका को दिल चीर देने वाली खबर दी। मिसकैरेज, जी हाँ, डॉक्टर ने यही तो आकर कहा था कि सारिका का मिसकैरेज हुआ है। ये मिसकैरेज नहीं था, सारिका और कार्तिक के सपनों का महल धराशायी हुआ था। ऐसा लगा उन दोनों को किसी ने पर्वत से नीचे धकेल दिया था। उनका दिल लहूलुहान हो चुका था। सारिका चीखों के साथ रो पड़ी। कार्तिक की जैसे आवाज़ ही छिन गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भगवान ने उसे चंद पल की खुशियाँ देकर उससे क्यों छीन ली। आखिर उसका क्या कसूर था? ऐसा कौन-सा गुनाह उन्होंने कर दिया था, जिसकी भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी? उसने सारिका को सँभाला और ढाँढस बंधाया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में उसके भी क्षण से कुछ टूटा था। लेकिन वो कहता क्या? वो कमज़ोर पड़ता तो सारिका को कैसे सँभालता? घर आने के बाद, इस हादसे के बाद सारिका को जैसे चुप सी लग गई थी। वो लगातार रोती जा रही थी। हालाँकि कार्तिक ने उसको खूब समझाया, लेकिन सारिका ने क्या खोया था, वो वही समझ सकती थी। उसको अपना जीवन शून्य मालूम पड़ने लगा। ऊपर से जेठानियों के ताने कि ज़रूर कुछ किया होगा, तभी करने का फल मिल रहा है। ऐसी हालत में भी उन्होंने सारिका को बख्शा नहीं था। तभी कार्तिक उसके पास आया और उसने सारिका को गले लगा लिया और कहने लगा, सारिका, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। तुमसे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सारिका, तुम्हारा भाई एनजीओ में काम करता है ना, अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ज़रूरत है तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे। सारिका, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, लेकिन कल को बच्चे बड़े हो गए तो बुढ़ापे में वो मुझे छोड़ देंगे। लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, इसलिए तुम मेरे लिए हमेशा ही खास हो। ये कहते हुए कार्तिक की भी आंखें भर आई थी। ये सुनकर सारिका ने एक दफा कार्तिक को देखा और मजबूती से उसकी बाहों में समा गई। सारिका हिचकियों के साथ रोने लगी। कार्तिक ने भी उसको रोने दिया। अब उसने खुद को कोसना बंद कर दिया और भगवान की मर्जी मानकर थोड़ा सामान्य हो गई। सारिका को सामान्य देखकर कार्तिक ने चैन की सांस ली। अभी उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य होना शुरू ही हुआ था कि कुछ दिनों के बाद कार्तिक का वापस जाने का समय हो गया। लेकिन इस बार सारिका के सब्र का बांध टूट पड़ा था और वो कार्तिक को नहीं जाने देना चाहती थी। तभी उसको ध्यान आया, देवर की शादी करने में कर्जा सर पर चढ़ गया है। अगर वो नहीं कमाने जाएगा तो लोगों का कर्जा कैसे उतारेगा? ना चाहते हुए भी उसने दिल कड़ा किया और कार्तिक को जाने दिया। लेकिन इस बार कार्तिक सारिका को ससुराल नहीं, उसके मायके छोड़ आया। उसने सोचा अपने घर वालों के साथ रहेगी तो उसका मन बहला रहेगा। ये कैसी जुदाई है जो हर बार होती है? ये कैसी कशमकश है जो मेरे साथ रहती है?
तू बेबस वहाँ रहता है, मैं तन्हाई यहाँ सहती हूँ। ना तू कुछ बोल पाता है, ना मैं ही कुछ कह पाती हूँ। कार्तिक ने उसको यहाँ छोड़ तो दिया था, लेकिन यहाँ भी सारिका की हालत कुछ सुधरी नहीं थी। इतनी तसल्ली थी कि उसके मायके वालों ने उसे कुछ नहीं कहा था, ना ही कोई एहसास होने दिया था। लेकिन बाहर वाले, अब उसके साथ एक नया ताना और जुड़ गया था। जब पति इतना प्यार करने वाला है और सब सही है, तो यहाँ मायके में क्यों पड़ी है? ये सुनते ही हजारों दर्द उसके चेहरे पर उभर आते थे। यहाँ रहना सारिका की मजबूरी थी, लेकिन लोगों के ताने उसके सब्र को तार तार कर देते थे। 3 महीने हुए थे सारिका को अपने मायके आए और कार्तिक को बाहर गए। जैसे तैसे सारिका ने हालात से समझौता कर लिया था, फिर भी वो किसी बच्चे को देखती या किसी के यहाँ बच्चा होने की खबर को सुनती तो तकलीफ और पछतावा उसे आ घेरता। उसके चेहरे पर एक निराशा और दुख की लहर छा जाती और लाख समझाने के बावजूद भी वो उस दुख में मुब्तला हो जाती। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसकी छोटी देवरानी ने फ़ोन करके उससे कहा था कि वो माँ बनने वाली है। ऐसा नहीं था, वो इस खबर से खुश नहीं थी, वो अपनी देवरानी के माँ बनने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। आखिर वो भी तो ताई बनने वाली थी, जिसके ख़्याल से ही उसको गुदगुदी पैदा हो रही थी। लेकिन हसरतों का क्या, उसके दिल में फिर से टीस उठने लगी। उसे अपना दर्द ताज़ा होता महसूस हुआ। सारिका हमेशा अपनी देवरानी को फ़ोन करके बताती कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और अपने आप पर पूरा ध्यान देने के लिए कहती। फिर कभी-कभी वो मन में ही सोचती कि कहीं ये भी पलट के ना कह दे कि खुद का तो बच्चा है नहीं, मुझे आई ज्ञान बाँटने के लिए। इसलिए कभी-कभी उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती थी, लेकिन फिर अपने साथ हुए हादसे को देखते हुए वो डर जाती कि कहीं किसी और के साथ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए एहतियात बरतने के लिए कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस दर्द से वो गुज़र रही है, कोई और भी उससे गुज़रे। उसे पता था कितनी तकलीफ़ होती है। कुछ दिन तक तो नॉर्मल बातचीत होती रही, फिर उसके बाद उसकी देवरानी ने बताया कि उससे बड़ी वाली जेठानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और ऐसे समय में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। ये सब सुनकर सारिका का दिल दुखा और मन का कचोटने लगा। वो अपने आप में ही कुढ़ने लगी, लेकिन वो इतनी दूर से कर भी क्या सकती थी, इसलिए अपनी देवरानी को समझा बुझाकर उसे दिलासा दे देती। भाभी, मुझसे उठा नहीं जाता है, सुबह फिर भी मुझसे काम करवाती हैं, ऐसे समय में कैसे काम करूंगी? मुझसे कोई काम नहीं होता है, मुझे काम ना करता देख वो भी काम छोड़कर बैठ जाती हैं। सारिका की देवरानी ने रोते हुए कहा। सारिका लगातार अपनी देवरानी को चुप करा रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। एकाएक उसने कहा, भाभी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सारिका ने पहले ये बात सुनी, उसे कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि वो अपने मायके में थी। वो तो खुद ही अपने माँ बाप के रहमो करम पर थी और अब अपनी देवरानी को कैसे बुला सकती थी? बेटी कितनी भी शादीशुदा हो जाए, घर के लिए कितनी पराई कहलाए, लेकिन अपने मायके की चिंता उसे हमेशा सताती रहती है। यहाँ भी घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए वो देवरानी को अपने पास बुलाने से कतरा रही थी। वो अपने माँ बाप के ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। इस समय में जरा सी भी कोई चूक हो जाती तो सारा इल्ज़ाम उसके और उसके मायके वालों पर आता, और उसकी जेठानियाँ ये कहती कि उसका बच्चा नहीं रहा, इसलिए अपनी देवरानी को बहला फुसलाकर वहाँ बुलाया और उसका बच्चा नुकसान करा दिया। उसने इस बारे में कार्तिक से बात करने की सोची। उसने कार्तिक को फ़ोन मिलाया। अगले ही पल में कार्तिक ने फ़ोन रिसीव किया और घबराहट से पूछने लगा, क्या हुआ? क्योंकि सारिका इधर से बहुत कम ही फ़ोन करती थी, हमेशा कार्तिक ही फ़ोन किया करता था। वो तभी कार्तिक के पास कॉल करती जब कोई बहुत ज़रूरी बात होती थी। उसे लगा कि कोई बड़ी बात है, तभी सारिका ने मेरे पास कॉल किया है। कार्तिक को अपने लिए चिंता करते हुए देख सारिका को अच्छा लगा। फिर उसने कहा, नहीं जान, कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया है, आप फ्री हो? सारिका ने उसकी घबराहट दूर करते हुए कहा, हाँ, हाँ, बोलो, फ्री हूँ, क्या कहना है? कार्तिक ने चैन की सांस लेते हुए कहा, वो जान, छोटे देवर देवरानी यहाँ मेरे पास आने के लिए कह रहे हैं। सारिका ने बताया, क्या? उनका दिमाग खराब हो गया है? वो वहाँ पर आकर क्या करेंगे? कार्तिक थोड़ा उलझते हुए बोला, अरे जान, पहले बात तो पूरी सुन लीजिए। सारिका ने कार्तिक को ऐसे उलझता देखकर बीच में टोका, भाभी उनको अच्छे से नहीं देख रही है, वो आपको पता है ना, उसकी ऐसी हालत है, उसमें उसको परेशान होना सही नहीं है। सारिका ने कार्तिक को समझाते हुए कहा। कार्तिक ने सोचते हुए कहा, आना चाहते हैं तो आने दो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको बोल देना कि कहीं पास में रूम ले लें, भले ही उनके रूम का खर्चा, खाने पीने की व्यवस्था तुम देखना, और आते जाते उनसे मिलते रहना। वो जितना तुम्हारे घर से दूर रहें उतना सही है। ऐसा ना हो कल को कुछ हो और सारा इल्ज़ाम तुम पर या तुम्हारे घर वालों पर आए। मैं वैसे ही मजबूरी में तुमको वहाँ पर छोड़ कर आया हूँ, अपने घर वालों की वजह से बिना मतलब तुम्हारे घर वालों को गुनहगार नहीं बना सकता। कार्तिक ने गंभीरता से कहा। कार्तिक का सुझाव सारिका को भी ठीक लगा, वो भी कार्तिक की बात से इत्तेफाक रखने लगी। कुछ दिन बाद, ठीक है, जब तुम्हें वहाँ दिक्कत है, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है और तुम्हें डर है कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो तुम लोग आ जाओ, सारिका ने कहा।
ठीक है भाभी, आपको तो पता है मेरी ऐसी हालत है तो नीचे के फ्लोर वाला कमरा ढूंढना, उसने कहा। सारिका ने अपनी मम्मी को कहकर हर जगह कमरे तलाश किए जो आसपास हो और निचले फ्लोर पर हो, लेकिन इतनी जल्दी कमरा मिलना मुश्किल था। फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अंत में सारिका ने अपने एक रिलेटिव के पास कमरा खाली देखा। हालांकि सारिका को वो कमरा इतना अच्छा नहीं लगा। सारिका की मम्मी ने कहा कि कुछ दिन हमारे पास रह जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। सारिका ने भी सोचा कि माँ ठीक कह रही हैं, कुछ दिन यहाँ पर रह ले, उसके बाद दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। 15 दिन के बाद हम यहाँ पर लव कुश चौक पर खड़े हैं, यहाँ से किधर आना है? सारिका की देवरानी ने कॉल करके पूछा। अच्छा तुम लोग वहीं पर रुको, ऐसी हालत में ज़्यादा चलना ठीक नहीं है, मैं अपने भाई को भेज रही हूँ, वो तुम्हें बाइक पर ले आएगा। मैं आती हूँ, सारिका ने जवाब दिया। अगले ही पल उसने अपने भाई को भेजा अपनी देवरानी को लाने के लिए। वो और देवर सामान लिए साथ में आ गए। जब दोनों घर पर आ गए तो उसने देवरानी को आराम करने के लिए कहा और उनके खाने पीने का इंतजाम किया। सारिका बहुत खुश थी कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। उसने सोचा कि उनके जीवन का खालीपन अब खत्म हो जाएगा। वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही थी सब अच्छा हो, किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। सारिका अपनी देवरानी का पूरा ख्याल रखती, उसे कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। उसने अपने घर वालों को भी मना कर रखा था उससे कोई काम ना करवाए। 2 दिन तो शांति से गुजरे। फिर उसने कहा, भाभी आपने रूम कहाँ पर लिया है? हमें वहाँ जाना है। अभी जाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी ने कहा है कि कुछ दिन रुक जाओ, वो कमरा उतना सही नहीं है, कोई दूसरा रूम देख लेंगे तो वहाँ चले जाना। लेकिन वो नहीं माने। सारिका ने सारी बात कार्तिक को बताई। कार्तिक ने भी कहा, ठीक है, अगर वो नहीं मान रहे तो तुम उसी रूम में शिफ्ट करा दो। सारिका ने आधा सामान तो अपने घर से दिया और खाने पीने वाले सामान उसे खरीद कर दे दिया। सारिका उनसे कुछ दूरी पर रहती थी लेकिन वो कभी उधर नहीं जाती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि किसी की प्राइवेसी को भंग करे। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है जिसमें वो किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। कुछ दिनों के बाद उसकी देवरानी ने कहा, भाभी कब हॉस्पिटल जाना है? सारिका ने कहा, मैं इनसे पूछ लेती हूँ, जब कहेंगे तब चलेंगे। उसने कार्तिक को सारी बात बताई कि उसको देवरानी को हॉस्पिटल ले जाना है। जाने क्यों कार्तिक इस बात से उखड़ गया। उसने कहा कि अगर तुमको कहीं लेकर जाना है उनको मुझसे पूछना चाहिए था ना। तुम्हें नहीं जाना है उसे लेकर, जिसको ले जाना है वो मुझसे पूछे, मेरी बीवी किसी की गुलाम नहीं। कार्तिक ने बिगड़ते हुए कहा। सारिका को इस बात से थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वैसे भी इस पुरुष प्रधान समाज में अच्छी पत्नी वही कहलाती है जो अपने पति की हर बात सुने, ना चाहते हुए भी उसे पति की बात माननी ही पड़ती है। तब सारिका ने अपने ऊपर रहने वाली किराएदार आंटी से कहा, आप इसको हॉस्पिटल लेके चले जाइए, जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगी। वो सारिका की बात मानकर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो उनके साथ नहीं गई। अब उसके मन में इस बात से खींचातानी हो गई। सारिका ना चाहते हुए भी खुद को गुनहगार समझने लगी। सारिका हॉस्पिटल नहीं गई थी, इस बात का उसकी देवरानी ने बहुत बवाल बनाया। अरे साथ जाने के लिए ही तो कहा था, कौन सा पहाड़ तोड़ने को कहा था? सही कहते हैं, गांव के लिए खुद की औलाद तो है नहीं और मेरी औलाद को कुछ हो गया तो? तभी इतने साल हो गए शादी को, अब तक बांझ है। उसकी देवरानी ने कहा। यह बात सारिका को चीर देने वाली थी। उसने क्या कुछ नहीं किया था उसके यहाँ आने के बाद। फिर भी उसको ये बातें सुनने को मिली। एक पल में उसका सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। उसका सारा वजूद चकनाचूर होकर रह गया। इंसान किसी से उम्मीदें लगाता है अपनी खुशियों की, लेकिन भूल जाता है मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। इन सारी बातों से सारिका को बहुत धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किसको दोष थे, अपनी किस्मत को, पति को, या खुद को। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था जो हर बार उसे जिल्लत उठानी पड़ती थी? क्यों उसको हर जगह से ऐसे ताने सुनने को मिलते थे? उसकी औलाद नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है? ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ है क्या जो वो खरीद कर ले आए? ऐसी ही तमाम सोचों के साथ वो रात भर रोती रही और अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब देवरानी के लिए कुछ कर सके। उसके बाद उसकी देवरानी ने सारिका पर हजार तोहमतें लगाई और उसके दामन में एक और दाग लगा दिया कि वो हमारे बच्चे को मारना चाहती है, उससे हमारी औलाद नहीं देखी जा रही। और कितनी सजाएं देगा है भगवान, अब तो माफ़ी दे दे। ऐसा कौन सा गुनाह हुआ मुझसे जो तेरे दर पर इसकी माफ़ी नहीं है? सारिका सिसकते हुए बस ये सोचती रह गई, आखिर उसका कसूर क्या है? सारिका की देवरानी के जाने के बाद भी सारिका की मुसीबतें कम नहीं हुई थी। उसकी देवरानी ने जाते जाते उसके दामन पर दाग तो लगाया ही था, साथ ही साथ ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया जिसको बर्दाश्त करना सारिका के बस में नहीं था। उसकी देवरानी की बातों ने सारिका को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो हर पल सोचती कि एक अजन्मे बच्चे को मारे, वो इतनी भी गिरी हुई नहीं है। मेरी अपनी औलाद नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। मैं किसी को जीवन दे नहीं सकती तो उसका जीवन ले कैसे सकती हूँ? वो फूट फूट कर रो दी। उसके दुखों में एक और टीस जुड़ गई थी।
उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे और कैसे समझाए कि मैंने ये पाप करना तो दूर सोचा भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि उस बच्चे के आने के बाद मेरे जीवन में थोड़ी खुशी आएंगी, लेकिन जैसा हुआ मैंने वो तो सोचा ही नहीं था। सारिका की देवरानी अपने गांव पहुंच गई और वहां जाने के बाद उसने सारिका को आड़े हाथों लिया। सही कह रही हूँ चाची, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। ऊपर से तो देखने में बड़ी शरीफ लगती है, लेकिन अंदर की एकदम घुन्नी है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पास जाती ही नहीं। मैं भोली यही समझती थी कि वो मेरी अपनी है। सारिका की देवरानी ने औरतों के सामने टेसुए बहाते हुए सारिका के बारे में लंबा चौड़ा बयान दिया। चुप हो जाओ बहन, आजकल के ज़माने में यही तो है, अपनी रोटी भी छुपाकर खानी पड़ती है। कोई किसी का सुख देखने वाला नहीं है। बताओ, अपनी औलाद है नहीं तो दूसरे की औलाद के साथ ऐसा करेगी? इसीलिए तो भगवान ने अब तक उसकी गोद सूनी रखी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पति इतना प्यार करता है, पैसा भी कमाता है, तब भी गोद सूनी की सूनी है। उनमें से किसी एक औरत ने तंज कसते हुए कहा। सारिका के ससुराल से लेकर मायके तक उसकी थू थू हो रही थी। सारिका की देवरानी ने पूरी हाय तौबा मचा रखी थी। सो अलग। इन सब से सारिका बहुत टूट गई थी। किसी ने उससे पूछने तक की जहमत नहीं की थी जिसकी सजा उसको दी जा रही है। उसने वो जुर्म किया भी है या नहीं? उसने इतना मानसिक दबाव ले लिया था कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो एक शाम ऐसे ही बेहोश हो गई। आनंद फानन में उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से वो कोमा में चली गई। जब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या बात है, तो डॉक्टर ने बताया कि आगे के 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इनको 24 घंटे में होश नहीं आया तो फिर उसके बाद हमें पता नहीं ये कब तक कोमा में रहेंगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल या आजीवन। डॉक्टर ने धमाका किया इस बात का इल्म जब कार्तिक को हुआ तो उसका दिमाग एकदम सुनसा हो गया, जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठा। बदहवासी में वो फौरन एयरपोर्ट की तरफ भागा। एयरपोर्ट से वो सीधा हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में आते ही आईसीयू में सारिका को मशीनों में झगड़ा देखकर उसका दिल पूरी तरह टूटा। अपने समाज में मर्द को किसी के सामने रोने की इजाजत नहीं है, लेकिन सारिका को इसे देखकर कार्तिक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। कार्तिक का बस नहीं चल रहा था, जैसे वो पूरी दुनिया में आग लगा दे। उसने अपने मन में सोचा कि एक बार बस सारिका ठीक हो जाए, फिर मैं घर वालों से भी निपट लूंगा। उसकी रात आज आईसीयू के बाहर टहलते हुए कभी मिन्नतें करते हुए गुजर रही थी। ये 24 घंटे उसे 24 जन्म की तरह लग रहे थे। समय थमसा गया था, वो जैसे आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। कार्तिक को ऐसी हालत में देखकर किसी का भी दिल हलक में आ रहा था। कोई अपने गुमान में भी नहीं सोच रहा था कि अगर सारिका को कुछ हो गया तो हम कार्तिक को कैसे संभालेंगे। सारे इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे। तब शायद कार्तिक की हालत पर भगवान को थोड़ा रहम आ गया। नर्स ने आकर खबर दी कि मरीज को होश आ गया है, और उसको होश में आता देख सारे डॉक्टर उसकी तरफ भागे। कुछ घंटों की तहकीकात के बाद सारिका को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और कार्तिक को सारिका से मिलने के लिए इजाज़त दी गई। साथ ही ये हिदायत दी गई कि उन्हें कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जिससे उनको कोई सदमा लगे या दुख पहुंचे। तुमने तो मुझे डरा कर रख दिया था, तुम्हें एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया। तुम्हें खोकर मैं कैसे जीऊंगा? कार्तिक ने शिकायती नज़रों से सारिका को देखा। सारिका ने एक नज़र उठाकर कार्तिक को देखा। एक दिन में ही वो ऐसे हो गया था जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई हो। हाँ, दुनिया ही तो लूटने वाली थी। कार्तिक को ऐसी हालत में देखकर सारिका थोड़ा शर्मिंदा सी हुई। कार्तिक ने फिर बोलना शुरू किया। मैं कितनी बार कह चुका हूँ सारिका, मुझे बच्चा नहीं, मुझे तुम चाहिए। तुम मेरी जिंदगी में हो तो सब कुछ है। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं, जो तुम दूसरों की बातों को दिल पर लगा बैठी। और तुम कैसी हो क्या मैं नहीं जानता, जो तुम्हें सफाई पेश करने की जरूरत पड़ेगी? हमारा रिश्ता इतना तो कमजोर नहीं है। कार्तिक लगातार उसे सवाल कर रहा था और वो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था उसने लोगों की बातें सुनकर कार्तिक और उसके प्यार पर ज्यादती की है। कुछ दिनों के बाद सारिका अब पहले से बेहतर हो गई थी, और इसी पल का तो कार्तिक इंतजार कर रहा था। वो सारिका को लेकर अपने गांव आ गया और आते ही वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। उसने सारिका की देवरानी के पिता को अपने घर बुलाया। हालांकि सारिका ने काफी मना किया कि अब सब बातें खत्म हो गई, अब बातों को ना बढ़ाया जाए। लेकिन कार्तिक किसी को छोड़ने के मूड में नहीं था, और सारिका पहली बार कार्तिक का ये रूप देख रही थी। अब वो भी खौफ खाने लगी कि आगे क्या होने वाला है। आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं? मेरे ख्याल में आपने इतना तो सिखाया ही होगा कि बड़े छोटों से किस तरीके से बात की जाती है। कार्तिक अपने गुस्से पर काबू रखता हुआ उन महाशय से पूछ रहा था। गलती आपकी पत्नी की है। जब उन्होंने वहां पर बुलाया था तो सारा खर्चा उठाना चाहिए था और उसको देखना चाहिए था। उन्होंने भी बड़े ढीठ तरीके से कहा, वो मेरी बीवी है, किसी की नौकरानी नहीं। और आपकी बेटी को मेरी पत्नी से कुछ करवाना था तो मैं उसका गार्जियन हूँ, मुझसे पूछना चाहिए था। वो क्यों लेकर जाएगी? हम लोग उसके सास ससुर तो नहीं। इतना तो आपकी बेटी को समझ में आना चाहिए कि किससे किस लहजे में बात की जाती है। कार्तिक लगभग गुस्से में बोला, तो मेरी बेटी को आपकी पत्नी ने बुलाया क्यों?
उन्होंने भी कहा। माहौल में एकदम गहमा-गहमी छा गई। कार्तिक ने कहा, "जब मेरी बीवी ने बुलाया था, तो जब उसने जाने के लिए नहीं कहा, तो ये लोग वहाँ से आए क्यों? ऐसा तो है नहीं कि आपकी बेटी किसी का लिहाज़ कर रही है। इसने मुझसे भी बात की। मैंने कहा था ना कि आकर सारी बातें होंगी। फिर उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? फिर आकर यहाँ बोलने का क्या मतलब बनता है? हमारे बच्चों को मारना चाहती है, यही कहा ना? मुझे वो सबूत दिखाएँ, किस बिना पर वो मेरी बीवी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है? हमारी औलाद नहीं है, तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? औलाद है या नहीं है, इस मैटर में बोलने वाले आप या आपकी बेटी होते कौन हैं?" कार्तिक गुस्से से बोला। आखिरकार 2 घंटे के आरोप-प्रत्यारोप के बाद मामला शांत हुआ और सारिका की देवरानी ने अपनी गलती मानते हुए सबसे माफ़ी माँगी। उसी रात कमरे में, "जान, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो ना कितनी बात बढ़ गई थी," सारिका ने चिंता जताते हुए कहा। "जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे और सुनाना भी ज़रूरी था। अब लोगों का मुँह बंद रहेगा और बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे," कार्तिक ने सहजता से कहा। "फिर भी जान, ऐसे किसी को घर में बुलाकर ये सब बातें करना अच्छी बात तो नहीं है।" सारिका थोड़ा परेशान हो रही थी। हाँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने ही उन्हें ये दिन दिखाया है और इतना कहना भी ज़रूरी था। छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो? कार्तिक ऊबते हुए बोला। "जान कितने दिन के लिए छुट्टी पर आए हैं?" सारिका ने मायूसी से पूछा। "कितने दिन के लिए? मैं अब कहीं नहीं जा रहा। मैं हर समय अपनी बीवी के साथ रहूँगा और फिर मेरी बीवी को बच्चा भी तो चाहिए, उसकी भी तो तैयारी करनी है।" कार्तिक ने शरारत से सारिका का हाथ खींचते हुए कहा। "धत! मैंने ऐसा कब कहा?" सारिका शर्माकर कार्तिक की बाहों में सिमट गई। "जब हम सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। कार्तिक को यहाँ पर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में ऐसा एक भी दिन नहीं था जब आकर लोगों ने उसे सलाह ना दी हो डॉक्टर के पास दिखाने की। कभी-कभी इन सब से वो इतना ऊब जाता था कि लोगों से उलझ भी जाता था। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ कैसे रहती होंगी। अभी मैं हूँ तो लोग ऐसे हैं, नहीं रहता होऊँगा तो क्या करते होंगे, सोच के ही गुस्सा आ रहा है। लोगों ने कह-कह कर मेरे कान पका दिए हैं। अरे मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम लोग अपना देखो ना, लोगों को इतनी क्यों फ़िक्र होती है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की?" वो आकर सारिका के पास अपने दिल के फफोले फोड़ रहा था। इस पर सारिका ने मुस्कुराकर उसको समझाया। "जान छोड़िए ना, उनका काम है कहना। अगर आप कहो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं," सारिका ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा। "क्या सारिका, तुम भी भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? हम 3 महीने देखते हैं साथ रहकर, उसके बाद कहीं जाएँगे। इससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला," वो अड़ते हुए बोला। कार्तिक की बातें सुनकर सारिका चुप हो गई और समय का इंतज़ार करने लगी। धीरे-धीरे ये समय भी निकल गया और 3 महीने से ज़्यादा हो गया। उसके बाद कार्तिक ने ही कहा, "चलो सारिका, डॉक्टर के पास चलते हैं।" वहीं डॉक्टर के पास मैंने सारिका की सारी रिपोर्ट देखी, उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो अच्छा रहता कि एक बार आप भी टेस्ट करा लेते। डॉक्टर ने थोड़ा दबे-दबे अल्फाज में कहा। "ठीक है डॉक्टर, मैं इसके लिए रेडी हूँ," कार्तिक ने कहा। कार्तिक डॉक्टर का चेहरा भांप गया था। अपने पुरुष प्रधान समाज में मर्दों का टेस्ट कराना जैसे उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाने के बराबर था। डॉक्टर ये अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि आए दिन उनका ऐसे पुरुषों से सामना होता रहता था। डॉक्टर को ऐसे देखकर उसने बोलना शुरू किया। "डॉक्टर, मैं उन मर्दों में से नहीं जो टेस्ट करवाना अपनी मर्दानगी पर हमला समझते हैं। अगर मुझ में कमी है तो मैं इसका इलाज कराऊंगा। यहाँ कोई भी भगवान नहीं है। मेरी कमी की वजह से मेरी पत्नी लोगों के ताने बातें सुने, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा," कार्तिक ने कहा। "आपके जैसी सोच अगर पुरुष और समाज में हो जाए तो कितनी औरतों का भला हो जाएगा। मैंने आए दिन यहाँ ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनमें औरतों में कोई कमी नहीं होती और पुरुष अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं और सारा दोष अपनी औरतों पर मढ़ देते हैं," डॉक्टर ने कहा। "हमारे समाज में सारी यातनाएं और ताने सिर्फ महिलाओं के हिस्से में आते हैं। पुरुषों को तो जैसे जन्म से ही सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि सारी कमी औरतों में ही होगी। मर्दों को जैसे क्लीन चिट मिली हुई है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है तो हर चीज़ का इलाज अपने विज्ञान में संभव है। जितनी भूमिका महिलाओं की है उतनी ही भूमिका पुरुषों की होती है एक बच्चा पैदा करने में," डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। सारिका मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती और कार्तिक की लाखों बलाएं लेती। वो समाज के बाकी पुरुषों से एकदम अलग था। रिपोर्ट आने के बाद, "देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स स्टडी की है। आप में थोड़ी कमी है जिसकी वजह से बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है और हो भी गया तो मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कुछ दवाई लिख रही हूँ, आप खाइए। उसके बाद उम्मीद करते हैं हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा," डॉक्टर ने कार्तिक को दवाई की पर्ची देते हुए कहा। "ठीक है, कोई बात नहीं डॉक्टर, आप ही उस दिन बता रहे थे कि हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का इलाज संभव है," कार्तिक ने पर्ची थामते हुए कहा। "बिल्कुल कार्तिक जी, आपने विज्ञान ने इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि वो लगभग हर इलाज करने में सक्षम है। फिर भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं और इन्हीं की वजह से बाबा और मौलवियों की चांदी हो रही है," डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा।
ये बात सुनकर कार्तिक ने नजरें झुका ली, क्योंकि कुछ समय पहले जाने अनजाने में वो भी इस अंधविश्वास का शिकार हुआ था। एक महीने बाद, सारिकम तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? चेहरा बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा है, तुम ठीक तो हो ना? कार्तिक ने चिंता जताते हुए कहा। सारिका ने हाथों में किट दिखाते हुए कहा, ये देखिए। कार्तिक नासमझी से किट को देखता है। क्या है इसमें? उसने हैरानी से पूछा। जान मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। सारिका कार्तिक की तरफ देखते हुए चहकी। सच में? कार्तिक खुशी से झूम उठा। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैं पिछले बार वाली गलती नहीं करना चाहता हूँ। वो बिना देर किए सारिका को डॉक्टर के पास ले गया और अगले ही पल वो डॉक्टर के पास मौजूद थे। इस बार सारिका और कार्तिक ने डॉक्टर के सारे निर्देशों का पालन किया। डॉक्टर ने साढ़े 6 कप और दवाइयाँ समय समय पर लेने को कही। कार्तिक एक पल भी सारिका को अपनी नज़रों से दूर नहीं करता था। वो सारिका का सारा काम अपनी निगरानी में करता था। सारिका को कोई काम नहीं करने देता था और जितना हो सके उसे रेस्ट करने को बोलता था। वो कभी-कभी इतना बेताब हो जाता था कि बस वो अब अपने बच्चे को गोद में ही ले ले। सारिका उसकी ये बेताबी देखती और खुश होती। वो और सारिका एक अलग ही दुनिया में थे। कार्तिक हमेशा बेटी की ख्वाहिश करता और सारिका हमेशा बेटे की। इस बात पर दोनों की हल्की-फुल्की प्यार भरी नोक-झोंक भी होती थी, जिसे देख के जेठानियों के कलेजे पर सांप लौटते थे। वो कार्तिक के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में कानाफूसी शुरू कर देती थी। बताओ, यही एक माँ बनी है? हम तो जैसे माँ बनी ही नहीं है। सर पर बिठा के रखा है इस डायन को। कुछ ऐसे ही शब्द उसकी जेठानियाँ उसके लिए निकालती थी। लेकिन अब इन सब बातों से सारिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ महीने बाद हॉस्पिटल में, आज सारिका को लेबर पेन शुरू हुआ था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। कार्तिक बाहर बेचैनियों से टहल रहा था। उसे सारिका और बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी। सच में, माँ की ममता का गुणगान तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काटते रहता है, उसकी परेशानियां दबी रह जाती हैं। कुछ घंटे की मिन्नतें और इंतजार का सिलसिला आखिरकार खत्म हुआ। अब कार्तिक के कानों में वो खबर पड़ी जिसके लिए उसके कान तरस गए थे। थोड़ी देर बाद नर्स ने खबर दी। मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। लड़के हुए हैं, वो भी जुड़वा। नर्स ने कहा। कार्तिक ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठा और अपनी जेब से पैसे निकालकर नर्स के हाथ में रख दिए और कहा, लीजिए, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दीजिए। उसने सारिका के बारे में पूछा। नर्स ने बताया कि सारिका बिल्कुल ठीक है और दूसरे ही पल वो सारिका से मिलने के लिए भागा। वो इंतजार नहीं कर पा रहा था। कमरे में जाते ही उसने सारिका से पूछा, कैसी हो? सारिका ने कहा, ठीक हूँ, और अपने बच्चों की तरफ इशारा किया। उसके बाद उसने सारिका से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। साथ ही उसने भगवान का भी शुक्र अदा किया। धीरे धीरे कमरे में सारे रिश्तेदारों का हुजूम सा आ गया और मुबारकबाद का सिलसिला चलने लगा। आते ही सब पार्टी की डिमांड करने लगे। कार्तिक ने कहा, पार्टी तो ऐसी दूंगा पूरा गांव देखेगा। इसके साथ उन लोगों का मुंह लटक गया जो कार्तिक और सारिका को खुश देखना नहीं चाहते थे। सबको ऐसे खुश देखकर सारिका ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार उसे सब्र का फल मिल ही गया था।